आजकल 2026 में अखबार खोलना पूरा 2013 का फील देता है। वही करप्शन की हेडलाइंस फ्रंट पेज पर, वही पॉलिसी के, वही क्रांति, वही इकॉनमी के खाई में जाने के संकेत, वही सरकार बेखबर असली मुद्दों पर मौन व्रत धारण कर लेती है। आज का ही किस्सा ले लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की नई खोज में पाया है कि सरकार ने जो पैनल बैठाई थी डीप टेक और कटिंग के स्टार्टअप को सॉफ्ट रेट फंडिंग देने की, उस पैनल में जो 22 कंपनी को फंडिंग थी उसमें से 15 ऐसी कंपनी निकली जिनके साफ संबंध पैनल मेंबर्स के साथ ही है। सीधा फॉलो से इंटरेस्ट हो गया ना डीप टेक का विकास। यही पैसा टैक्स प्लेयर का पैसा है। ऐसी कंपनी का आगे आना देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हर क्षेत्र में आपको करप्शन दिखेगा, निकम्मेपन का प्रमाण मिल रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। लखनऊ कांड एक्सप्रेस में 15 दिनों के अंदर ही इनोग्रेशन के अंदर धस जाती है और फिर पंखे लगाए जाते हैं रास्ते को नमी हटाने के लिए, पुनर्निर्माण किया जा सके जिसके लिए स्पेस एक्सपेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले कुछ सालों में टीवी अब जब भी खोलेंगे आपको बताया गया कि हम सबसे तेज बनने वाली इकॉनमी है और $5 ट्रिलियन जीडीपी 2020 में हासिल कर लेंगे। फिर कोविड आ गया, इकॉनमी और भी धस गई। फिर सरकार ने कहा कोई बात नहीं, रुकावट के लिए खेद है। फिर 2024 का इलेक्शन आ गया, इकॉनमी और आगे न बढ़ पाई, फिर पॉलिटिक्स में बिजी हो गई अपने चिट में। अब यूएस ईरान युद्ध चल रहा है, सरकार बोल रही है $5 ट्रिलियन एक घंटे कैसे बना पाएंगे। और इस हफ्ते निर्मला ताई ने संसद में कहा कि $5 ट्रिलियन का सपना 29 से पहले पूरा नहीं हो सकता। अब पता नहीं इससे पहले और कौन सी नई रुकावट आ जाए। लगता है ध्यान दे देते हैं, मतलब कि $5 ट्रिलियन का सपना तो छोड़ो, आम इंसान की आमदनी इतनी कम हो गई है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हम अब भी लोअर मिडिल क्लास देश में ही फंस चुके हैं। आज भी हम पाकिस्तान और केन्या की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इंडिया इतना सफल हो चुका है कि छोटा वियतनाम हमसे मात दे रहा है और सरकार रुपये को और ज़्यादा गिरने से बचाने के लिए खरबों डॉलर खर्च कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था से कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें आप इन्हें एक साथ जोड़कर देखोगे तो क्रोनोलॉजी आप समझोगे तो एक डरावनी छवि आपके सामने आएगी। ऐसी कहानी जो आपको प्राइम टाइम डिबेट पर नहीं सुनाई देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको हेडलाइंस और ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल विपरीत दिखाई देगी। जब ये डरावनी कहानी, जब ये सच्चाई रास्तों पर फूटेगी, तब हम सोचेंगे इतना सारा आक्रोश आया कहाँ से। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पुलिस तक को समझ नहीं आया कि इतने स्टूडेंट कहाँ से आ गए। हमने तो सब कुछ बंद कर दिया था, मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया था। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट आपने कुछ दिनों पहले देखा था, वो जिसने झांकी है, मतलब आपकी पिक्चर तो अभी बाकी है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये आर्थिक चेतावनी की ऐलान साफ सुनाई दे रही है। कम से कम जो बहरे नहीं है उनको सुनाई दे रही है और ये डेटा किसी जॉर्ज सोरोस और फॉरेन कंपनी का हिस्सा नहीं है। ये डेटा सरकारी है, क्रेडिट एजेंसी से आता है, RIMS, वर्ल्ड बैंक और दूसरे बड़े फाइनेंस स्टूडेंट्स के ऑफिशियल रिपोर्ट से आता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ देश में नहीं पड़ेगा, मेरे पर, आप पर, आपके फैमिली पर, सब पर पड़ेगा। जरा देश की IT सेक्टर का हाल जान लेना, जो देश की इम्प्लॉयमेंट से अभी तक कुछ हद तक संभाले बैठी थी, वहाँ नौकरियों का जिस तरह से सर्वनाश हो रहा है और उसका कोई उपाय किसी के पास नहीं है। इसलिए आज के एपिसोड में आंकड़ों की बात करेंगे, नारों की बात नहीं करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे। 2020 सदन में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तो इसे आपके सेंटिमेंट हट हो जाए तो सही है। लेकिन हम ये देखेंगे कि मेक इन इंडिया के बावजूद सेक्टर में कैंसर एक ऐसी जकड़ लिया है। फोर्थ स्टेट में GST के रिकॉर्ड कलेक्शन के असली सच्चाई क्या है। रुपए को डॉलर के मुकाबले सेंचुरी से बचाने के लिए सरकार कौन कौन से डिस्क्रिप्ट कदम उठा रही, फॉरेन इन्वेस्टर भारत से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं, UPI पर भी फीस लगाने की बातें क्यों शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात ये है क्या मजबूरी आ गई LIC के शेयर ओपन मार्केट में बेच रही है। मनमोहन सिंह का नरेंद्र मोदी ने बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन अपने कार्यकाल के 15 साल बाद मनमोहन मोदी की सबसे बड़ी लेगेसी यही रह गई है कि देश की आर्थिक वट्टा है, इकोनॉमिक हालत है उनके राज्य में, उसकी निगरानी में बैठ गया। देश का इकोनॉमिक पहिया फट के हाथ में आ गया है। मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी क्या अगले 1-2 साल में हम स्लोएस्ट मोस्ट इकोनॉमी बनने वाली है।
और ये आज बात याद रखिए, इसकी चपेट में सब आएंगे, ये आग आपकी चौखट तक आएगी। इस पर कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं है। जब देश की इकोनॉमी पर प्रेशर, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है, महंगाई हर साल बढ़ रही है, वो तो इसका सीधा असर मेरे और आपके मंथली बजट पे पड़ेगा। ऐसी हालत में एक छोटी सी बीमारी या हॉस्पिटल लाखों का मेडिकल बिल खड़ा कर सकती है, आपके फाइनेंस को तबाह कर सकती है। और भगवान न करे कि आपके साथ कोई अधूरी घटना हो जाए तो होम लोन्स, ईएमआई और घर की सारी फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फैमिली के कंधों में आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक हर साल दुनिया भर के देशों को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रैंक करती है, यानी देश के किसी नागरिक की औसतन एवरेज इनकम के हिसाब से। इस साल वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, माइक्रोनेशिया और जॉर्डन जैसे लोअर मिडिल इनकम देश ने अपर मिडिल इनकम देश के कैटेगरी में छलांग लगाई है। मुबारक का मतलब इन सभी देशों में अलग अलग तरीके से अचीव किया है और अच्छे दिनों को अचीव किया है। जैसे वियतनाम ने जबरदस्त एक्सपोर्ट दिखाई है, इतना कि इंडिया को टक्कर दे दिया है। छोटा सा वियतनाम, फिलिस्तीन ने अपनी ओवरऑल इकोनॉमी से, श्रीलंका ने 2022 के बदतर फाइनेंस से शानदार रिकवरी दिखाकर आज श्रीलंका की अवस्था हमसे ज़्यादा अच्छी हो गई है पर कैपिटल इनकम की अकॉर्डिंग। अब वही हम इंडिया की बात करें तो सो कॉल्ड मेक इन इंडिया इज गोइंग बिजनेस, लोकल स्टार्टअप इंडिया या फर्स्ट इकोनॉमी, इन सारे टैंक मतलब ढोल नगाड़ों के बावजूद भारत पिछले 20 सालों में लोअर मिडिल क्लास इकोनॉमी में फंसा हुआ है। इस साल भी उसी दलदल में पाया। लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान, केन्या, चाइना, इंडिया ओवरलोड, ये कोई फर्जी रैंकिंग नहीं है। कुछ ही दिन पहले IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडिंग 150 रैंकिंग दुनिया भर में पर कैपिटल GDP के हिसाब 2023 में इंडिया का नेट FDI लगभग $28 बिलियन था। अब जो कि उतना ही अच्छा नंबर नहीं है, बट इट इज रिस्पेक्टेबल। अगले 2 सालों में ये नेट FDI गिरकर कुछ समय के लिए $1 या $3 बिलियन के आसपास आ गया पूरे देश के लिए। सोचो, जितना पैसा इंडिया में आ रहा था उतना ही पैसा विदेशी निवेशक खींच रहे थे। हाल ही का डेटा ये दिखाता है कि नेट FDI अब थोड़ा सा बढ़ के $7 बिलियन के आसपास आ गया। लेकिन अब सोचिए, 4 नंबर में चाइना का नेट FDI, चाइना का 10% ज़्यादा है। इंडिया की अर्थव्यवस्था में मूवमेंट नहीं आता दिख रहा है, जो एक फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए दिखता है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो स्टोरी ज़्यादा ग्रोथ कम दिख रही है। यहाँ एक बात समझ में आएगी कि असली FDI सिर्फ स्टॉक मार्केट में निवेश वाला पैसा नहीं होता है। असली FDI होता है फैक्ट्रीज का लगना, ऑफिसर्स को खोलना, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना, लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन होना। इसीलिए इकोनॉमी FDI को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई ज़्यादा नई फैक्ट्रीज नहीं खुल रही है, कोई नया मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। जो कुछ पैसा आ रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या FIR, यानी कि पिछले 1.5 साल में इंडियन मार्केट से $45 बिलियन बाहर खींच लिया है। हालांकि FIR की फ्लोज हर साल ग्लोबल इंडेक्स GOT पॉलिसी के मार्केट वैल्यू के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कंटेंशन आउटफ्लो भारत के कैपिटल मार्केट में पहले कभी नहीं देखा था। हमारे देश का बिजनेसमैन बाहर प्लान नहीं कर रहा है, बल्कि पैसा भी बाहर भरकर देश से बाहर जा रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो देश में कुछ नया देखने के लिए बचेगा ही। हमारे प्रधान सेवक जो हर दूसरे सप्ताह विदेश से घूमकर आते हैं, हर दूसरे देश से अवार्ड बढ़ोड़ कर आते हैं, लेकिन इस सब का क्या मतलब अगर भारत में ये सब निवेश ही न कर रहे हो। अगर इंडिया को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है और भारत की छवि दुनिया भर में इतनी अच्छी हो गई है, हमें लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का पैसा कमाएगा। ये सब जुमलेबाजी में जी रहे हैं हम। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब भारत 29 में $5 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अच्छी बात है निर्मला जी, वो मोदी जी ने 2018 में कहा था कि 2022 तक हम $5 बिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, उसका क्या? अर्थव्यवस्था जो आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी जी नीति आयोग निर्मला जी अपने खुद बोला था कि 2025 तक तो हम $5 बिलियन बन जाएंगे। अब तीसरे कार्यकाल में 2029 में हमें थमाया जा रहा है, ये भी मुश्किल ही लग रहा है। जिस मनमोहन सिंह की सरकार को आपने दिन रात कोसा कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है,
उन्होंने जब गद्दी संभाली थी तब इंडिया की इकॉनमी $800 बिलियन के करीब थी, और जब मोदी सरकार का गठन होता है 2014 में तो इंडिया की इकॉनमी 2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। मतलब इतना करप्शन पॉलिसी हुआ था, तब भी इनके 10 सालों में, यूपीए के 10 सालों में 2.5 में बढ़ी थी। अगर यूपीआई एरा का ग्रोथ चला होता, उतना ही चला होता, तो हर 2024 में 5 मिलियन इकॉनमी बन चुके होते। तो मोदी की कैलकुलेशन गलत नहीं थी, और यहाँ आपका 13 टन आधा खत्म होने वाला है, और हमारी इकॉनमी 2 मिलियन से बढ़कर 4.15 मिलियन तक पहुँच पाई है। अगर ऐसा कैसे चलेगा, हम ऐसे बनेंगे देश के विश्वगुरु। तो चलो मान लेते हैं, अरे मैंने यूपीआई के तो लो पेज था, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कम था, तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, वो बात भी मान लेते हैं। लेकिन क्या हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे हैं या फिर ठप पड़ रहे हैं? इकोनॉमी की हाल क्या है? जुलाई महीने में शीर्ष ने स्पेशली इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडेक्स ने गलतियाँ की है उस पर नज़र डालते, ये इंडेक्स गिरकर 50 पॉइंट तक आ चुके हैं। जून में ये 54 पॉइंट था। ये आंकड़ा अभी का पिछले 5 साल में सबसे कम लेवल का है। इसका मतलब है कि कोविड के बाद से अब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे बुरी हार अभी हम देख रहे हैं। आसान भाषा में बीएमआई के इंडिकेटर है, जो बताता है कि इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है। 50 से ऊपर यानी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रहा है, 50 से नीचे यानी इकोनॉमी स्लो डाउन कर चुका है। अभी 53.3 है, मतलब इसमें ही ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है। अब ऐसे में नेगेटिव बातें सुनकर भक्त बनर्जी न्यूज पर चिल्लाएगा, कहेगा कि तुम्हें हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है। जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात करूँ, हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं जीएसटी के डेटा में। तो क्या है जीएसटी के डेटा के रिकॉर्ड कलेक्शन की सच्चाई? सरकार सबसे ज़्यादा टैलेंट इसी में दिखती है कि नंबरों को फेरबदल करना और हेडलाइन को मैनेज करना। सरकार बार बार जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड नंबर दिखाती है, लेकिन जब इकोनॉमी से जीएसटी के लाइक और एनालिसिस किया तो असली तस्वीर सामने आई। समझिए, फाइनल 2026 में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ घटकर सिर्फ 5.57 रह गई, जो पिछले 5 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रहा है। इकोनॉमी देखते हैं कि कितनी गति से चीज़ें बढ़ रही है या कम हो रही है, ये दिखाता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ घटकर सिर्फ 5.57 रह गई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ है। इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि कितनी गति से चीज़ें बढ़ रही है या कम हो रही है, ये दिखाता है कि हम जा किस तरफ रहे। तो कलेक्शन 22 ट्रिलियन रुपीज़ से बढ़कर 23 ट्रिलियन जरूर हुआ है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड लगातार धीमी पड़ रही है। इकोनॉमिस्ट को नहीं समझ नहीं आ रहा है। अब इसमें भी एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि ये बढ़ोतरी में इसमें जीएसटी इम्पोर्ट रेवेन्यू जो हमने देखा, जो 12.8% से बढ़ी है, लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ से जीएसटी में 2% सेवन का। इसका मतलब क्या? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो ढिंढोरा हमने पीटा था, वो एक तरफ से काफ़ी खोखला है। सरकार को जीएसटी का एक मोटा कमाई जो है वो हमारे देश में बाहर से अंदर आने वाले सामान पर लगाया गया जीएसटी है, यानी कि हम चीज़ें ज़्यादा इनपुट कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग फॉरेन सामान मंगवा रहे हैं, उस पर टैक्स लग रहा है और उसे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारी जीएसटी रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन इंटरनेट कलेक्शन कम हो रही है। और एक्सपोर्ट के बारे में क्या ही कहें, जो पिछले 10 सालों में लाइव स्टेट रहे, उसे चाइना जैसे दुश्मन से $100 मिलियन का डिफेंस बनाकर बैठे हैं, इसलिए चाइना के बारे में क्यों तक नहीं निकलती है सरकार की तरफ से। और सरकार सच में जीएसटी से इतना पैसा कमा रही है, तो फिजिकल डीएक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का फिजिकल डिजिटल 2 महीने में 12 गुना बढ़ चुका है। फिजिकल लेवल का मतलब है कि सरकार की कमाई उसके खर्चे से कम पड़ रही है। पिछले साल इसी से बजट था एस्टिमेट का सिर्फ 0.8% और इस साल 2 महीने में ये 1.62 मिलियन रुपीज़ तक टच कर चुका, जो बजट का 9% से ज़्यादा है। इसमें ओबियसली यूएस ईरान युद्ध के कारण जो इफेक्ट हुआ है उसके कारण से काफ़ी नंबर इधर उधर हुए, लेकिन देन बेटर मतलब कि इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते थे, बिल्कुल समझ सकते थे, समझा था कैसे दुनिया में उथल पुथल चल रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे मार्केट अपने पीक पर भी चल रहे हैं, दुनिया में स्थिरता है। लोग का ये देखो कि इसके बावजूद हमारे फॉरेन रजिस्टर कितने सॉलिड है, सरकार काफ़ी ढिंढोरा पीटती है, लेकिन
लेकिन जहां भी आप आंकड़े देखोगे तो फरवरी के महीने में हमारे फॉरेन रिजर्व 728 बिलियन के ऑल टाइम पीक पे चले गए थे, लेकिन आज के टाइम जो 609 बिलियन तक आ गया है। हमारा गोल्ड रिजर्व 130 बिलियन से गिरकर 105 के आसपास आ गया है। आरबीआई ने $9 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचे हैं, सब इसलिए ताकि रुपए के गिरावट को थोड़ा सा रोका जा सके, हम डॉलर के प्रति सेंचुरी ना बना ले। मोदी सरकार आने से पहले $1 के हिसाब से रुपए 64 के आसपास था, आज 95 के पास हम बैठे हैं, जिस पर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रुपए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डॉलर है, रिजर्व करेंसी है, और उसके सामने हम डिप्रेस कर रहे हैं, बाकी सब चमगासी। मिठाई का ये दूध पकड़ा गया 2025 में, जब एशिया का वर्ल्ड परफॉर्मेंस करेंसी बन गया। हम तो पाकिस्तान के सामने, उसके रुपया के सामने भी कमजोर पड़ गए थे। 2026 में वीकेस्ट करेंसी के दावेदार एशिया अभी भी हमको मिस कर रहे हैं। चलो निर्मला ताई ने डॉलर के कमजोर बात तो मानी, लेकिन मोदी ये मानेंगे या नहीं मानेंगे? ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा? चीफ मिनिस्टर मोदी अपने खोज का एक विषय है, इस पे और फिर टॉपिक कभी बनाएंगे। अब तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी मुंह पर फोन लगाकर चुप बैठ गए हैं। पहले रुपए के गिरावट पर ट्वीट पे टूटाते थे, आज 95 पे बैठे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे बड़े बॉलीवुड स्टार है मौन व्रत धरती बैठे। फॉरेन इन्वेस्टर रोकने के लिए, डॉलर बचाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने अब बहुत डिस्क्रिट स्टेप लिया। जून के शुरुआती दिनों में हमारी सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड मार्केट में इशू की, हमें 1 मिनट टैग इवेंट बना दिया गया है ताकि फॉरेन पोर्टफोलियो इंडिया में आए और अपने डॉलर को लेकर आए, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के लिए इंटरेस्ट इनकम पर 20% का सीधा जो टैक्स था उसे मिल कर दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12% तक 5% का टैक्स था, उसे पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। पूरे लड्डू वाली थाली सजा दी गई है ताकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आए और बॉन्ड्स खरीदे, उसके डॉलर से हमारा फोरेक्स बचे और रुपया का काफ़ी गिरना रुक जाए। लेकिन पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग के नेक्स्ट सर्विस ने इंडिया गवर्नमेंट को ग्लोबल एग्रीगेट में शामिल करने के लिए सेम अभी से फैसले को टाल दिया। ये उनका सीधा कहना कि हाँ सरकार ने प्रोग्रेस दिखाया है, लेकिन अभी उनको पूरा भरोसा नहीं है कि इनमें इंडेक्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑपरेशन में अभी देखना है हमें और समीक्षाएं। तो सवाल ये है कि जो फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो उम्मीद के मुताबिक ना हो रहा हो, रेवेन्यू पर प्रेशर हो, तब सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? ऐसे वक्त में सरकार अपनी एसेट मोनेटाइजेशन को नहीं कर पाता है, सरकार अपनी हिस्सेदारी ओपन मार्केट में बेचने के आ जाता है, और शायद इसीलिए सरकार ने ऐलान किया है कि वो LIC पे अपना 6.5 हिस्सेदारी ऑफिस के जरिए बेचेगा। सरकार इस प्रक्रिया से 30,000 करोड़ कमाना चाहता है। मालूम है थोड़ा सा भारी होगा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन ओवर 30,000 करोड़ वगैरह मतलब कि इसको से मुझे क्या लेना। तो आप देश के मिडिल क्लास से आते हो, लोअर मिडिल क्लास से आते हो, रोजाना महंगाई से जूझ रहे हो, तो आम इंसान अगर आने वाला डेटा तो आपको रुला देगा। भारत आप मन को देखो, 21 इकॉनमी बन चुका है, ऐसी इकॉनमी जो देश का आम युवा सड़कों पर अपने आप को बेरोजगार पाता है बिना किसी फाइनेंशियल बैकिंग के, कोई खास फ्यूचर के। उसी के विपरीत जो टॉप परसेंट अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, नेशनल टूर करता है, आराम की जिंदगी बिताता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा के मुताबिक 2023 में इंडिया के टॉप तो आबादी में 5 देश का लगभग 3% पैसा जमा हो गया था, और अगर 10% की बात करें तो उन्होंने 60% देश का इनकम उस पर कब्जा जमा कर बैठे। वही देश की आधी आबादी और नीचे का 50% का तकवा, उनके पास 15% मार्च तक देश का धन है। डेटा के मुताबिक इस समय भारत में 1922 जैसी अमीरी और गरीबी पे फासला है। अंग्रेज तो चलेगा, लेकिन ये नेता घर छोड़ गए। यहाँ इकोनॉमी जरूर बढ़ रही है, लेकिन नेता गण और उनके दोस्तों के लिए ग्रोथ हो रहा है, फायदा हो रहा है। वो लेबर ग्रीन और रोज खरीद रहे हैं, बाकी अपने आप को रास्ते पर पा रहे हैं। इंडिया का सनलाइट सेक्टर है, जिसके थ्रू IT सेक्टर के थ्रू इतने लोग अपने लोग ऊपर तक ले जा पाए।
मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास तक जा पाए, उसकी हालत देखिए। पिछले 6 साल में सबसे कम हायरिंग हमें दिख रही है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से बनने वाली हाईवे अब ठप हो रही है। पिछले 2 महीनों में हाईवे कंस्ट्रक्शन सीधा 45% गिरा है, क्योंकि पैसा खत्म हो रहा है। अब मंत्री में से एथेनॉल बनाने में इतना व्यस्त है कि कहाँ ये हाईवे शाईवे बनेंगे। एथेनॉल की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। पिछले एपिसोड आपने नहीं देखा है तो एथेनॉल का झूठ कैसे सामने आ चुका है देख लीजिएगा। दैट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का 520 के पहले क्वार्टर में क्रूड और इम्पोर्ट इतिहास में सबसे ज़्यादा $50 मिलियन तक पहुंच गया था, जो पिछले ऑर्डर से 60% ज़्यादा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गिरता रुपया महंगा होता तेल सीधा इन्फ्लेशन पे अटैक करता है, तो वही इन्फ्लेशन जैसे हम देखते आए हैं। इंडियन का आज पिछले 50 सालों में सबसे नीचे स्तर पे गिर गया है। लेकिन इन सब में घी डालने के लिए आने वाला है कॉमनवेल्थ का एक और मास्टर स्ट्रोक, जो सरकार कल तक चीख चीख के कहती थी कि यूपीआई मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल फ्री है और फ्री रहेगा। उसने पेमेंट सेटलमेंट के एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है कि जिसमें बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर बड़े मर्चेंट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो यूपीआई और रुपये पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एफडीआर चार्ज लगा सकते हैं। अब सरकार का कहना है कि ये चार्ज सिर्फ उन मर्चेंट पे लगेगा जिनका एनुअल टर्न 50 से कम ओवर से ज़्यादा है। रीज़न दिया गया कि इतना बड़ा डिजिटल प्रॉब्लम है, फ्री में थोड़ी नहीं चल सकता। लेकिन असली सवाल है कि अमेजोन, जोमेटो उस पर यूपीआई ट्रांजेक्शन पे 103% एफडीआर देना पड़ेगा, तो क्या वो पैसा अपनी जेब से निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे आम सी कॉमन सी बात है कि ये कॉस्ट है, डिलीवरी चार्ज है, प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट है, ये सब में छुपा दिया जाएगा। रिकवरी आपसे वजह से ही की जाएगी, यानी नाम मर्चेंट का रहेगा लेकिन बिल आखिर आम आदमी पर ही पे करेगा। हमारे स्टूडेंट नेशनल ने सालों से बात की और इकोनॉमी के जो आने वाला है उसके बारे में भी काफ़ी चेतावनी दी है। तो इसका क्या मतलब है? इससे मूवमेंट लेफ्ट चीज़ें बदल सकती है, अभी भी बदल सकती है, लेकिन सबसे पहले कॉन्वर्सेशन को बदलना होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इकोनॉमी स्लोगन से नहीं चलती है, आशाओं से नहीं चलती है, फ्रंट रेंज से नहीं चलता है, नंबर से चलता है। इसीलिए हेडलाइंस पर नहीं, डेटा पर भरोसा करो, सवाल पूछो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा सरकार से जवाब मांगता है। चुप बैठने वाला मतलब कि ये चीज़ें बदल सकती है। अगर सवाल पूछोगे तो कन्वर्सेशन बदलना हो, तो इकोनॉमी पर होना हो, सैलरी पर होना हुआ, जो से होना हुआ, एआई पे होना हुआ, सेविंग पे। लेकिन दिक्कत ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चलते जिस तरह से कन्वर्सेशन ही मंदिर अकबर, बाबर, बीरबल नहीं उस पर ही फंस गया है, तो सरकार की कोई एक्टिविटी तो है नहीं, कोई जवाबदेही तो है नहीं। आप जवाबदेही तो इस्तीफा देना पड़ा। T20 पर जवाबदेही तो नितिन गडकरी और ये मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे ही नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा कि उनके कार्यकाल में इतना हमने जो बदलाव बनाया है मनमोहन सिंह का, क्या आपकी लेगेसी अब ये रह जाएगी कि आपके देख रेख में आपके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर देश की इकोनॉमी का मट्टा धार कर देंगे? तो आप गारंटी लेकर लीजिए, अगर कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आए सरकार की तरफ से, जिस तरह स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, इकोनॉमी प्रोटेस्ट देखने बाकी है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार करता है।